नमस्ते दोस्तों। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ दोनों चीज़ कंप्लीट करने के लिए। पहले चित्र करने का जो आपने प्रयास किया या फिर लिखने का जो प्रयास किया था कि आपके आपका जो करंट गांव का स्थिति है और आप कहाँ चाहते हो बदलाव जो गांव में, वो कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने फील्ड विजिट आप उतरे हो, आपका पहला फील्ड विजिट था। कैसा था एक्सपीरियंस? क्या-क्या देखा आपने? क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया? फील्ड विज़िट के बाद आपको एक फ़ॉर्म भी मिली होगी कंप्लीट करने के लिए, होपफुली आपने वो भरा भी होगा अच्छे से। और मैं आशा करता हूँ कि जब आपने फील्ड विज़िट किया होगा तो बहुत सारी पॉइंट्स निकल के आई होंगी। मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखते हैं कि यार जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और आपने वास्तविकता में जो फील्ड विज़िट किया है उन उन दोनों में कोई समानताएँ हैं कि नहीं, सिमिलैरिटीज़ हैं कि नहीं। मेरा नाम है आरिफ रशीद और मैं स्वागत करता हूँ वापस से हमारी इस खूबसूरत यात्रा में, जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विषय में जो एक बदलाव का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस विषय का नाम है अ, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। एक छोटा सा रिकैप हो जाए तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है समाज। समाज तो हवा में कोई लटकी हुई चीज है नहीं। समाज हमसे, आपसे मिल के बनता है। हमारी जिम्मेदारियां बट के बनती है। जिम्मेदारियों को सही मायने से फॉलो करके बनता है। फिर हम कल्पना करके पीछे गए, इमेजिन करके पीछे गए, बहुत पीछे गए, जब इंसान बंदरों से निकला। कैसे ये दो अंगूठे हमें एक वरदान के रूप में मिली। कैसे इंसान जब दो पैरों पे पहली बार खड़ा होकर पैदल चलने की कोशिश किया और जब पैदल चलना लगा दो पैरों पे तो कैसे उनकी रीढ़ की हड्डियां बदली, एविडेंसेस देखे थे हमने। हाथ खाली होने के बाद कैसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाने लगे। और उसके बाद हम लोगों ने आग पे काबू करना सीख लिया, जिससे हमारे दूसरे जानवरों से सुरक्षा मिलने लगी। एंड फाइनली इंसान ने खेती सीखा और खेती सीखने के बाद एकजुट होकर एक नदी के किनारे जुट होकर जमीन से लगाव करके, फसल से लगाव करके, अपने आप से लगाव करके समाज का उद्घाटन हुआ। और जब समाज का उद्घाटन हुआ तो जिम्मेदारियां बंटने लगी। कोई खेती करता, कोई पानी डालता, कोई बच्चों का ख्याल रखता, कोई खाना बनाता, कोई सुरक्षा करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि आदि चीजें होने लगी। फिर हमने वो आपने जो एक्टिविटी की है चित्र बनाने की या पॉइंट्स लिखने की चार्ट पेपर में, उसकी बात की थी। एंड फिर फाइनली हम लोगों ने आपके फील्ड विजिट पे बात की थी। आई होप फील्ड विजिट में आपने जिज्ञासा रखा होगा। डर और ईगो को साइड रख के, उसे साइड रख के जिज्ञासा, सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा रखा होगा। एंड जजमेंट भी नहीं रखा होगा। ये बोलना भूल गया मैं आपको लास्ट वीडियो में, जजमेंट भी नहीं रखना चाहिए उसमें। आप सिर्फ ऑब्जर्व किए हैं, सीखे होंगे और कृपया मुझे भी सिखाएं जो आप सीखे हैं। और अब चलते हैं आपके आज के वीडियो में, जिसका नाम है राजनीति, एक सत्ता और जिम्मेदारी का खेल। तो चालू करें अभी वापस से इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। हमने कहा अपना हमने पिछले वीडियो में अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को कहाँ रोका था? वहां रोका था जब इंसान खेती करके एक समाज की तरह जीने लगा। उसके बाद क्या हुआ वो ये जानने से पहले एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। समाज से पहले इंसान जब आदि मानव के रूप में पृथ्वी पे चलता था तो उसे कल का कोई ठिकाना नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ और सिर्फ आज पे जीता था। किसी तरह पेट पल जाए, 10 दिन का खाना मिल जाए, 5 दिन का खाना मिल जाए, एंड देन उसी तरह जिंदगी व्यतीत करता था अपना। खेती करना सीखा इंसान, उसके बाद सेटल हुआ, समाज बनी। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था इंसान के पूरे उद विकास, जैविकता में बहुत बड़ा बदलाव था। और इस बदलाव का इतिहास ने हमें बहुत सारा सबूत भी दे रखा है। स्टोरेज सिस्टम, यानी संग्रह दिखे हैं अलग अलग जगहों पे, फर्टाइल लैंड पे। स्पेशली आप एक क्रेसेंट शेप जमीन है। क्रेसेंट बोले तो ईद का चांद, आप जानते हो ईद का चांद का जो आकार होता है ना,
उस आकार को अंग्रेजी में क्रेसेंट बोलते हैं। तो उसी आकार का एक ज़मीन है जो आज के डेट में मिडिल ईस्ट के तौर पे जाना जाता है, जहाँ पर आपके सऊदी अरेबिया, इराक, टर्की, वो सारे एक्सेट्रा देश पाए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर ज़मीन का अगर आप शेप देखोगे ना, तो वो क्रेसेंट शेप है। तो वहाँ पर काफ़ी फर्टाइल लैंड्स और इस तरह के संग्रह पाए गए हैं। एक और जो इंडिया और पाकिस्तान के क्षेत्र में पाए गए हैं वो है मेहरगर्ग। मेहरगर्ग बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था जहाँ पर फसलों को, अनाज को जमा करके रखा जाता था। पालतू जानवरों को रखा जाता था, जैसे गाय, भैंस, अपने चौपाल के सारे चीजें रखी जाती थी। फिर आपको मिट्टी के बर्तन बने हुए दिखे हैं, पुराने 12,000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन बने हुए दिखे, जहाँ पर अनाज को जमा करके रखा जा सके। स्याही घर पाए गए हैं। तो ये सारे सबूत हैं जो जताते हैं कि यार इंसान ना जमा करना चालू कर दिया था, फसलों से जुड़ना चालू कर दिया था। अब एक सवाल पूछता हूं आपसे, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप उस सवाल का उत्तर दे सकें। और कैसे उत्तर पाएंगे आप? ये जो ब्लैक मिरर, काला शीशा मैं बोलता हूँ क्योंकि आप अपना रिफ्लेक्शन इसमें देख सकते हैं। तो ये जो ब्लैक मिरर है ना मोबाइल को, आप हंसी मजाक के अलावा ना, हंसी मजाक के अलावा ज्ञान प्राप्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मुझे ये सर्च करके बताने वाले हैं कि आज से करोड़ों साल पहले, ये फैक्ट बता देता हूं आपको, आज से करोड़ों साल पहले ना पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ पानी हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ पानी हुआ करता था, कोई जमीन ही नहीं थी। तो ऐसी पहली कौन सी जमीन है? ये भारत की एक जमीन है। हाँ, ऐसी कौन सी एक जमीन है जो सबसे पहले उत्पन्न हुई पृथ्वी पे? ये आप सर्च करके मुझे बताएंगे। सो कमिंग बैक अगेन, वापस आते हैं हमारे उस सबूतों पे। तो ये सारे सबूत हमें जताता है कि इंसान ना अपना फसल जोड़ के, जमीन जोड़ के चीजों को जमा करने लगा समाज के उद्घाटन के बाद। लेकिन जब नई चीजें आती हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे परेशानियां, बाधाएं भी लाती हैं। तो हुआ क्या उसके बाद? तो ये जो जितने भी सबूत मिले हैं वो हमें ये जताती है, दर्शाती है कि इंसान के पास ना चीजें अधिकांश में जमा होने लगी। अब अधिकांश में जब जमा होने लगी तो इंसान तो तब भी भूखा था, आज भी भूखा है, तब भी जलन हुआ करता था, आज भी जलन होता है। तो वो सारी भावनाएं और जरूरतें निकल के आने लगी। तो अधिकांश के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जैसे कि मालिकाना चीज, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। असमानता, जिसका फसल बर्बाद नहीं हुआ उसके पास अधिकांश में फसल है, जिसके फसल में कुछ बाधाएं आ गई, कुछ तकलीफें आ गई, फसल मर गई, तो उसके पास कम फसल हो रही है। तो असमानता होने लगी। और फिर असमानता के कारण आपका चोरी और हिंसा पैदा होने लगी। अब जैसा मैंने कहा कि भूख तो तब भी लगती थी, ईर्ष्या तो तब भी होता था। तो लोग आपस में झगड़ने लगे, चोरियां होने लगी अनाज की, गाय की, चौपालों की। तो बहुत ही ज्यादा हौच-पौच होने लगा, एकदम समाज आपस में ना अनस्टेबल होने लगा, लोग झगड़ने लगे। और उसके ऊपर आ जाता था अपना क्लाइमेट का प्रॉब्लम, कभी सूखा हो गया, कभी बाढ़ आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। और जब ये सब बाधाएं होने लगी तब इंसान अपने आप से सवाल करने लगा, अपने संगठन से सवाल करने लगा, समाज में सवाल आने उठने चालू हो गए। सवाल क्या थे कि भाई ये सब चल क्या रहा है, कब तक चलता रहेगा, इसका कोई तो समाधान होना चाहिए। कैसे सामना करे प्रकृति के बाढ़ और सूखे का? तो और एक साथ सारे इन छोटे छोटी कठिनाइयों को आपस में बैठ के समझ के एक साथ निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था। तब जाकर लोगों ने दिमाग लगाया और उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को रख दे जो हमारे बिहाफ पे, हमारे ओर से सही निर्णय ले सके। और वो व्यक्ति जरूर भरोसेमंद होना चाहिए। तो समाज में सबसे पहले ना जब निर्णय लेने का फैसला किया और ये शासन और ये अथॉरिटी, ये पावर किसी एक इंसान को देने का सोचा, तो सबसे पहले बुजुर्गों की बुजुर्गों का नाम आता है। तो लोग ना समाज के बुजुर्गों के पास जाने लगे, समस्याओं को लेकर बुजुर्ग उस समस्याओं का समाधान देने लगे। लोग अनुभवी लोगों के पास जाने लगे जिनको इन सब चीजों का अनुभव था।
उनसे समाधान लेने लगे। लोग धार्मिक और पुजारियों के पास जाने लगे, जो सारे समस्याओं का समाधान देते थे। तो इस तरीके से उत्पन्न होता है गवर्नेंस का, शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो ये लोग भरोसेमंद हुआ करते थे, इसलिए लोग उनसे जाकर अपने कठिनाइयों का समाधान ढूंढते थे। और अब इन नेताओं के पास भी थोड़ी समस्याएं आने लगी। उनके पास ये समस्याएं आने लगी कि सेम कठिनाई बार बार उनके पास आ रही हैं। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और बोला कि इसका भी कुछ समाधान होना चाहिए। तब जाकर उन लोगों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किए, कुछ नियमन कानून बनाना स्टार्ट किए। जैसे कि यार चोरी गलत बात है, ठीक है, फिर अगर आप चोरी करोगे तो आपको ये सारी पनिशमेंट मिलेंगी। अगर आप कुछ अच्छा काम करोगी तो ये वाहवाही होंगी। औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ लिखित में नहीं था, बट पूरे पृथ्वी पे ये सारा चीजें हर अलग अलग समाज में ये एक मॉरल वैल्यू बनता चला गया। इसके अलावा भी बहुत तरह तरह के नियम कानून कायदे बनने लगे। इसका भी कुछ सबूत है हमारे पास, इतिहास हमें देता है। एक सबूत अगर मैं आपको दूं जो काफी फेमस है, जो काफी प्रसिद्ध है, वो है आपका कोड ऑफ हम्मुराबी। लगभग 3-4 हजार साल पहले की एक सबूत है, जो ईरान में पाया गया था। एंड उसमें लिखा हुआ था ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्स का नियम कानून क्या होना चाहिए, चोरी की सजा, परिवार का नियम कानून, परिवार में जो प्रथा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जमीन विवाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो इतिहास एक सबूत देता है हमें। तो ये हो गया आपका, नियम कानून बनने लगे। जब नियम कानून बनने लगे तो जो नेता लोग थे ये मेक श्योर करते थे कि इस नियम कानून का फॉलो उल्लंघन ना हो, लोग उसे फॉलो करें, उसे माने। अगर उल्लंघन होगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह पैदा होती है, उत्पन्न होता है, ये पहला प्रारंभिक सबूत है जहां उत्पन्न होता है राजनीति का। और राजनीति को चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था का नाम दिया गया था शासन व्यवस्था, गवर्नेंस। इस शासन व्यवस्था और गवर्नेंस के आने से ये फायदा हो गया कि आम इंसान, आम जनता अपने दिनचर्या का काम में बिजी हो गया, जीवन जीने लगा, एक तौर तरीके से जीने लगा, सोसाइटी स्टेबल हो गई, स्थिर हो गई। जो हौच पौच हुआ करता था, छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट झगड़े होते थे वो बंद होने लगे, एक दिशा मिलने लगी। जो शासन करने की व्यवस्था, जो ताकत है, पावर है, एक जगह कुछ लोगों के पास जाने लगा, बाकी के लोग उसे फॉलो करने लगे। तो बहुत सारा बदलाव हो रहा था धीरे धीरे इंसान के समाज में। तो आम लोगों को ये समझ में आने लगा कि राजनीति एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा टूल है जहाँ पे जिसके जरिए लोग शासन व्यवस्था तक पहुंच सकते हैं। अपने अपने उस शासन व्यवस्था में पहुंचने के बाद उनके अलग अलग पावर होते हैं, ताकत होती है, उस ताकत के साथ जिम्मेदारियां होती है। स्पाइडरमैन मूवी में कहा है ना कि यू नो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी ताकत के साथ बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। और उसका एक और लाइन मैं उसके आगे ऐड करना चाहूंगा कि जब आप उन जिम्मेदारियों को सही मायने से चलाते हो तो आप बुद्धिमान होने लगते हो, आप वाइज होने लगते हो, आपको विजडम आने लगता है। तो जब इंसान ये समझा कि राजनीति से आप शासन कर सकते हैं, तो कुछ फिर जाकर उत्पन्न होता राजा महाराजाओं का दौर। राजा महाराजा कैसे आए? कुछ लोग अपनी बुद्धिमता से आए, कुछ लोग अपने बल से आए, कुछ लोग ये ऐलान कर दिया कि मुझे भगवान ने चुना है ताकि मैं आप लोगों पे शासन कर सकूं। वो दौर एक तरीके से देखा जाए तो काफी एफिशिएंट था, सही मायने से चीजें चल रही थी लोगों में। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन राजा महाराजाओं का हुआ करता था, लोग, आम जनता उसे काफी सटीक तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दिए थे। कोई उल्लंघन नहीं होता था, बिकॉज उसकी सजा बहुत बड़ी होती थी। लेकिन लेकिन राजा महाराजाओं के दौरान पे एक चीज होने लगा कि अन्याय बहुत होता था। अन्याय कैसे होता था? क्योंकि जो भी नियम कानून होते थे वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए होते थे।
और राजा महाराजा के प्रशासन से जो भी जुड़ा हुआ होता था, चाहे वो मंत्री हो जाए या छोटा से छोटा सिपाही हो जाए, वो उस नियम कानून के परे हुआ करता था, उसके ऊपर वो नियम कानून लागू नहीं होते थे। काफी अन्याय होने लगा था, लोगों में इंसाफ की चाह होने लगी। और इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय हुआ है, आम जनता ने उसका बहिष्कार किया है, उसके अगेंस्ट आंदोलन किया है, रेवोल्यूशन हुए हैं। अपने इनका देख लो, हमारे देश का देख लो, अंग्रेज जब हमारे ऊपर शासन करके अन्याय करने लगे, हम लोगों ने आवाज उठाई, उसके बाद उसका परिणाम है आज हम और आप मिलके फोन पे बैठ के बात कर रहे हैं, गुलामी नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारा जो कल्पना करने का प्रक्रिया है या इमेजिनेशन करने की प्रक्रिया है, उसे आज के लिए थोड़ा सा बंद करते हैं। आगे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम लोग ये कला का इस्तेमाल करेंगे, बट आज के फिलहाल के लिए यहाँ पर बंद करते हैं और आते हैं अपने वर्तमान काल पे, आज के दिन पे, जहाँ पर गवर्नेंस तो आज भी हो रही है। तो अगर आपको याद होगा, हमने एक एक्टिविटी की थी लास्ट क्लास पे, जहाँ पे मैंने आपको चित्र बनाने बोला था, लिखने बोला था कि आपका गांव का आज का हालात, और आपके जहन पे एक चित्र होगा कि आपका गांव कहाँ पर पहुंचना चाहिए। तो वो जो चित्र बनाया होगा उसमें आपको कुछ खामियां तो जरूर नजर आई होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो भविष्य वाला जो चित्र है और आज का जो चित्र है उसमें कोई चाह ही नहीं है बदलने की, सब कुछ एकदम चंगा है, सब एकदम परफेक्ट है। बदलाव की जरूरत तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर ही होगी। तो जैसे मैंने कहा था कि मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखते हैं कि ये पॉइंट्स आपके उस सोच से, उस चित्र से कितना मिलता जुलता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा था वो है रोजगार की कमी। क्या ये रोजगार की कमी है क्या आपके गांव में, या फिर एकदम परफेक्ट चल रहा है। दूसरा लिखा था लोग अपना घर द्वार छोड़ के शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज रोजगार की कमी है आपके अपने अपने शहरों में। मैं भी झारखंड से हूँ, लेकिन आज मैं पुणे में काम कर रहा हूँ बिकॉज नहीं है वैसी अपॉर्चुनिटीज उधर। तीसरा मैंने लिखा है कि अच्छी शिक्षा की कमी, अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की कमी। चौथा मैंने लिखा है अच्छे स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल की कमी। पांचवा है पानी का प्रॉब्लम, ड्रेनेज, जो पानी जमा हो जाता है उसका निकलने की समस्या सब जगह प्रॉपर्ली है कि नहीं। छठा हो जाता है बिजली और इंटरनेट की अस्थिरता, फ्लक्चुएट होते रहती है, बिजली रहती है कभी नहीं रहती है, इंटरनेट कभी रहता नहीं रहता है। मतलब जब मैं बच्चा था और जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारा तीन ही चीज था, रोटी कपड़ा और मकान। आज के डेट में आपके साथ रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इंटरनेट भी बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। फिर मैंने सातवां लिखा था सड़क या यातायात की दुर्गति, वो प्रॉपर्ली है कि नहीं है। किसान से जुड़ी हुई परेशानियां, सामाजिक भेदभाव और असमानता, एंड फाइनली लिखा है मैंने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आए थे कि यार ये सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है। क्या आपने जो चित्र बनाया या फिर पॉइंट्स लिखा है उस, या फिर आपकी कल्पना में ये सारी चीजें आई थी कि नहीं आई थी, इस पर जरूर गौर करें। तो हो गए हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। एंड कभी मतलब ये जो मैंने करवाया है, कभी अभी दिमाग में कोई सवाल उवाल आया है कि ये जो करवा रहा हूँ क्यों करवा रहा हूँ, इससे फायदा क्या होगा। ऐसे ही चित्रकला देखना है कि कोई कोई उद्देश्य है हमारा। अगर सवाल नहीं आ रहे हैं तो सवाल करिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है कि आप सवाल करें खुद से और होने वाली चीजों से। तो ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, ये करने का उद्देश्य ये होगा, आपने एक गैप तो देख लिया, ठीक है, उस गैप को, और आपने एक बीज भी बो दिया दिमाग में कि गांव को यहां पहुंचाना है। पहुंचेगा कैसे? सबसे पहला जो रास्ता है पहुंचाने के लिए वो है आपका फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट थोड़ा मन लगा के, आई होप आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मन लगा के कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग आज के सिनेरियो पे। जो हमने ये सीखा था शासन करने की व्यवस्था, गवर्नेंस, राजनीति,
तो अगर हम आज के दौर पे आएंगे और आपके शहर, आपके गांव की बात करेंगे, तो वहां पर भी गवर्नेंस होता है, वहां पर भी लोग हैं जिनकी अपनी अपनी पावर है, ताकत है, जिनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो सरकार ने उन सबको दिया है। वो लोग पहुंचे कैसे हैं वहां तक? वो लोग पहुंचते हैं इलेक्शन से। क्या है ये पोजीशंस? तो आज हम लोग तीन चीज के बारे में बात करेंगे, तीन छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे जो गवर्नेंस का एक हिस्सा हो जाता है। वो होती है, पहला हम लोग जानेंगे वार्ड, दूसरा हम लोग जानेंगे सरपंच, और तीसरा हम लोग जानेंगे ब्लॉक। ठीक है? क्या होता है वार्ड? अगर सरल शब्दों में जाना जाए तो वार्ड ना आपके मोहल्ले का वो लीडर होता है जो आपकी आवाज बनता है, मोहल्ले की आवाज होता है वार्ड। तो ये वार्ड जो पोजीशन है उसमें कोई बंदा चाहिए, तो बंदा कैसे पहुंचता है? अगेन लोकतंत्र के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा वहां पे पहुंचता है। वहां पहुंचता है तो अगेन पावर मिली है, शासन मिला है, शासन मिला है तो जिम्मेदारी आई है। तो क्या क्या होती है उनकी जिम्मेदारी? सिंपल चीजों में मोहल्ले को सही रूप से चलाने के लिए, मोहल्ले की उन्नति के लिए, मोहल्ले में रहने वाले लोगों की उन्नति के लिए जो जो कार्य लगते हैं वो कार्य कंप्लीट करना, ये होता है वार्ड मेंबर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सफाई, स्वास्थ्य, लाइट बिजली चल रही है कि नहीं, पानी वानी गंदगी वंदगी जमा हो रहा है कि नहीं, लोगों की अलग अलग तकलीफें म्युनिसिपैलिटी तक पहुंचाना, और बहुत सारे काम होते हैं। ये होता है आपका वार्ड। वार्ड मतलब समझ लो आपका क्लास का मॉनिटर। ठीक है? दूसरा आते हैं हम लोग सरपंच पे। क्या होता है सरपंच? सर मतलब सर, पंच मतलब सदस्य। तो सरपंच बेसिकली आपके गांव का कैप्टन होता है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। और अगर सरपंच आपके गांव का कैप्टन है तो उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? जैसे वार्ड मेंबर की होती है अपने मोहल्ले का ध्यान रखना, वैसे अपने गांव का ध्यान रखना, सड़क बन रहा है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, पानी की व्यवस्था सही है कि नहीं, हॉस्पिटल सही है कि नहीं, स्कूल्स है कि नहीं, आंगनबाड़ी का ध्यान रखना, A to Z जो गांव में चलता है उस चीज का ध्यान रखना, ये काम होता है सरपंच का। और सरपंच अकेला पूरे गांव की उन्नति नहीं कर सकता। सरपंच को मदद लगती है पंचायत की, आप जैसे लोगों की, बच्चों की, और गांव के रहने वाले सारे वासियों की। अब आते हैं ब्लॉक पे। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक वो पोजीशन है जो लेट सपोज आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, कॉलेज में एक क्लास मॉनिटर हो गया, कॉलेज में एक प्रिंसिपल हो गया। लेकिन कॉलेज तक सही पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं, पैसे पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, पहुंच रहे हैं तो कितना पैसे जो अलोकेट किया, जो दिया गया था, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो वो सारी टेक्निकलिटी पे ना वो देख रेख करता है कि कॉलेज सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर एरिया का वो जिम्मेदार होता है, उसको बोलते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो ब्लॉक का इंचार्ज होता है। तो आसान शब्दों में ये समझ लो कि ब्लॉक ऑफिसर आपका वो बंदा हो गया जो स्कूल एंड कॉलेजेस की देख रेख करता है, एजुकेशन का ऑफिसर है। ठीक है? तो ये हो गया ब्लॉक। तो हमने देखा क्या? वार्ड, सरपंच और ब्लॉक। हमने जाना क्या? उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां। ठीक है? ये बता क्यों रहा हूं मैं आपको? गवर्नेंस, गवर्नेंस में हमने समझा पुराने जमाने में कैसे कैसे बुजुर्ग लोग, धार्मिक नेता और अनुभव लोग समाज को चलाते थे। तो वही गवर्नेंस आज के डेट में लोकतंत्र के द्वारा बांट दिया गया। ये सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार गवर्नमेंट देती है। और अब मानो आप फॉर ए सेकेंड ये समझ लो कि अगर आप एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, अगर आप गांव के सरपंच होते तो क्या करते? वो नायक मूवी देखा है, एक दिन का CM? तो मानो एक दिन के लिए अगर आपको सरपंच बना दिया जाता तो आप क्या क्या बदलाव लाते? आपने जिम्मेदारियां तो समझ ली हैं, आपने ये भी देखा है कि अपने गांव को जो
आदर्श गांव है उसका चित्र भी आपके दिमाग में है, पॉइंट्स लिखे हैं, ड्राइंग किया है। आपने जब चित्र बनाया था तो वो खामियां भी दिखे हैं, गैप दिखे हैं, मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट किए थे, आप लोगों को बताया था। तो अगर आप सरपंच होते एक दिन के तो आप क्या क्या करते, इस पे जरा सोच विचार करें, कुछ पॉइंट्स लिखें और इस पे आपस में वार्तालाप करें, बकायती करें, समझें एंड कोई ना कोई समाधान निकालें, फिर उस पर बात किया जाएगा। अब एक्टिविटी करने के बाद आपको वो रास्ता चलना है, तय करना है जो बदलाव की ओर का पहला पड़ाव है। अब वो रास्ता है आपका फील्ड विजिट। फील्ड विजिट अच्छे से करना भाई बहनों प्लीज, क्योंकि मैं इस उद्देश्य से आपसे बात कर रहा हूँ, ये सोच के, ये समझ के अपने दिमाग में कि आप एक बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं और लोगों को गाड़ी, जैसे बोला था मैंने, लोगों को गाड़ी, बंगले एंड फोन बदलना है, हमें और आपको दुनिया बदलनी है, इसलिए हम लोग ये इंटर्नशिप में भी जुड़े हुए हैं। तो अब फील्ड विजिट में करेंगे क्या, ये जानते हैं। इस फील्ड विजिट में ना, अब पहला फील्ड विजिट ने आपने ऑब्जर्व किया, सिर्फ ध्यान से समझा। इस फील्ड विजिट में आपको करनी है बात, ठीक है। किन से बात? तीन जो हमने पड़ाव देखे हैं, वार्ड मेंबर, वार्ड, पंचायत या सरपंच या फिर बीडीओ। बीडीओ से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। और पंचायत से जुड़े किसी सदस्य से आप बात कर सकते हैं, अगर सरपंच से बात नहीं हो पा रही है तो सरपंच से अगर आप कर सकते हैं तो अगेन नथिंग लाइक इट। वार्ड मेंबर से तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, बिकॉज वो तो आपके मोहल्ले का चैंपियन है, वो तो मोहल्ले का आवाज है। जाके बात क्या करना है, ये तो नहीं बात करनी है कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच कैसा रहा, और आपने पानी पूरी कभी खाया है कि नहीं उस जगह का, बोरिंग रोड में जो पानी पूरी मिलती है कितनी मस्त मिलती है, ये सब वार्तालाप तो हम आपस में ही कर सकते हैं। बट हमें उनसे तीन सवाल पूछने, बहुत ही सिंपल सवाल है। और ये तीन तीन सिंपल सवाल है क्या? सवाल पूछने से पहले मैं आपको सवाल पूछने का तरीका, एक दिशा दे देता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि लक्ष्मण की लकीर है, आपको इसी को ही फॉलो करना है, बट ओवरऑल चीज को समझिए कि विनम्रता बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। अगर आप विनम्रता से, जिज्ञासा से किसी से जाके कोई भी सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कुछ मदद आपको जरूर मिल जाता है। और आपकी विनम्रता को देखकर भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, खुदा, जो भी आप मानते हो, वो आपको सही जगह पे, सही लोगों के साथ, सही समय पे पहुंचा ही देता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं एक वार्ड मेंबर हूँ, मैं अपने पूरे परेशानियों से जूझा पड़ा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों की परेशानियों से जूझा पड़ा हूँ। इधर काम नहीं हो रहा, उधर काम नहीं हो रहा, ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। घर की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं हर लोगों की। तो मैं अपने ही दुविधाओं में उलझा हुआ हूँ। ऊपर से एक बच्चा आता है, बोलता है सर आप बताइए ना जिम्मेदारी क्या है। भाग इधर से यार, हट, अभी अभी परेशान मत कर। ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बट अगर आप उस किसी भी मेंबर, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो या ब्लॉक ऑफिसर भी हो, क्यों ना हो, अगर आप जाकर उनको किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू करते हो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का हर दिन कितने ऐसे सरकारी अफसरों से बातचीत होती है, वार्तालाप होती है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, काम आसान हो जाता है। अगर नहीं होती है तो सबसे पहले जाकर आप उन सरकारी ऑफिसर को सबसे पहले दिल से, बहुत ही सच्चे मन से उनको थैंक यू करिएगा, शुक्रिया करिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। क्योंकि ये धन्यवाद क्यों देना आपको कि ये जो नीति लाई गई थी एनईपी 2020 में, उसके कारण आज आप इंटर्नशिप कर पा रहे हो, उसके कारण आज आप एक सरकारी अफसर से मिल पा रहे हो एक काम के तौर पे। तो आपको पहले जाकर उनको थैंक यू बोलना है, शुक्रिया करना है कि यार ऐसा ऐसा चेंजेस हुआ, उसके कारण मैं फलाना फलाना कॉलेज से आ रहा हूँ और मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल तभी हुआ जब ये नीति बदली। फिर उसके बाद जाकर आपको सवाल पूछना है कि सर हमारे इंटर्नशिप में हमें ये जानना है कि आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। और जिम्मेदारी होने के बाद आपको दूसरा सवाल ये पूछना है कि सर आपके हिसाब से हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे ब्लॉक में सबसे बड़ी परेशानी क्या है। और तीसरा ये बताना है, उनसे पूछना है कि हम बच्चे
इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इस पर्टिकुलर बाधाएं को सुलझाने में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप अकेले तो नहीं रहोगे ना, आपके साथ आपके दोस्त भी रहेंगे, आपका संगत भी रहेगा। उठते बैठते तो आप समाज में ही हो, दोस्तों के साथ ही हो। तो ये बोलना कि हम बच्चे इस पर्टिकुलर बाधाएं का समाधान के लिए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं। फिर उनका कोई ना कोई उत्तर आएगा, अब उस उत्तर को आपको नोट डाउन कर देना है। उसके अलावा आप जो भी उत्तर आया जो भी आपने सवाल पूछा उसके कुछ उत्तर आए, तो आपने जो ऑब्जर्वेशंस की थी और आपके हिसाब से मानिए कोई ऐसी समस्या जो उन्होंने नहीं निकाला या फिर उनके जहन से नहीं निकल के आया, तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि सर थैंक यू, आपने ये बताया, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि ये भी एक चीज़ है जिससे डे टू डे लाइफ में तकलीफ हो रही है। बस आपको यही करके आना अपने फील्ड विजिट में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का विषय, राजनीति। ये क्लास खत्म और ये छुट्टी, थोड़ा सा 1 मिनट और, तो अगले जो आने वाली क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। तो अभी तक हमने देखा समाज, समाज की इतिहास और समाज क्या होता है, आप समाज का हिस्सा कैसे हैं। फिर हमने देखा गवर्नेंस, राजनीति और शासन करने का कार्यकर्ता कैसे सब कुछ मैनेज होता है, उसका इतिहास। और प्रेजेंटली समझने की कोशिश की है 3 चीज़ों को, वार्ड, सरपंच और ब्लॉक, ये 3 चीज़। उस पर आपका फील्ड विजिट है, उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, डू इट वेल, अच्छे से करिएगा। एंड इसके बाद जो हम एक और चीज़ समझने वाले हैं वो है आप और हम, हमारा अधिकार क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए नागरिक ऑफ हमारा देश भारत, हमारी जिम्मेदारियां क्या हो जाती हैं, हमारा अधिकार क्या हो जाता है, क्या हम उस पर अमल हो रहे हैं, क्या हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमसे अपेक्षा है। ये सारा चीज़ जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं जल्दी, नमस्ते।